नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 2024 के चुनाव में भले अभी 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन किस खेमे का कॉन्फिडेंस कैसा है, इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पहुंचते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से ऐलान कर दिया है कि 24 में फिर एक बार 300 पार होगा। इसमें क्या यूपी से 80 की 80 सीटें हो सकती हैं? तो दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से भी महागठबंधन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। कांग्रेस 20 दलों से बात करके उनके साथ गठबंधन बनाने की कोशिशों में है, लेकिन यहां दिल्ली में रोज एक ना एक कांग्रेस का नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ कितने दल आएंगे, कितने नहीं, ये कहना अब तो बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए कि अलग मोर्चा बनाने की कोशिशों में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी लगी हुई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कई महीनों से मोदी के खिलाफ अपने नेतृत्व में नया फ्रंट खोलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लिस्ट इतनी ही नहीं, इसमें आम आदमी पार्टी भी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ऐसा नहीं मानते। मतलब सत्ता की तश्तरी पर सबकी नजर है। मौका कब मिलता है, कैसे मिलता है, बस सब उसके इंतजार में बैठे हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है या उसके पास कोई ठोस रणनीति भी है? 2024 में मोदी के टक्कर में विपक्ष एक साथ आएगा या पोस्ट इलेक्शन सब कुछ तय होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। दो 2014 के चुनाव में बीजेपी को सहयोगी अपना दल की 2 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में कुल 73 सीटें मिली थीं। 2019 में फिर अपना दल की 2 सीटों के साथ बीजेपी को 64 सीटें उत्तर प्रदेश से ही मिली थी। लेकिन 2024 से पहले 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को फिर बीजेपी कितना महत्व दे रही है, इसे कौशांबी और आजमगढ़ में अमित शाह की आज की रैलियां इसे समझा रही हैं। उन्होंने कौशांबी में 117 प्रोजेक्ट्स और आजमगढ़ में 4500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इसके साथ ही अमित शाह ने जो कहा वो सीधा 2024 के चुनाव पर निशाना लगाता हुआ नजर आता है। सुनिए अमित शाह जी का ये बयान। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद, देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ। और क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह को आपने सुना, वो साफ 300 सीटों का ऐलान कर रहे हैं। तो उधर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने आज ट्वीट करके कहा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने एक जबरदस्त राष्ट्रीय नैरेटिव बनाया जो वास्तव में परिवर्तनकारी था। परिवर्तन अब नहीं हो रहा, बस होके खत्म हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं जयराम रमेश? अंदाजा लगाइए।
हताश बीजेपी उस नैरेटिव को तोड़ने और उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा जयराम रमेश का कहना है। अफसोस की बात है कि इसमें कुछ बड़े पदों पर बैठे हुए महानुभाव भी शामिल हैं, जिनके निष्पक्ष होना चाहिए। कांग्रेस का दावा हो सकता है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय नैरेटिव सेट कर दिया, लेकिन राहुल का राष्ट्रीय नैरेटिव क्या है? अडानी को प्रधानमंत्री ने लूट की छूट दी, लोकतंत्र खतरे में आ गया, मुझसे प्रधानमंत्री डर गए, वगैरह वगैरह। क्या ये राष्ट्रीय नैरेटिव जनता ही नहीं, समूचे विपक्ष को भी एक साथ एक मंच पर ला सकता है? पिछले दिनों सोशल जस्टिस के नाम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विपक्षी दलों की एक बैठक की थी, जिसमें बीजेडी और वाईएसआरसीपी की ये कहकर आलोचना हुई थी कि दोनों दल बीजेपी से लड़ना ही नहीं चाहते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, भारतीय राष्ट्रीय समिति, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल जैसी 20 दलों से भले गठबंधन की बात करने की कोशिशों में हो, लेकिन कोई नहीं भूला है कि कांग्रेस के दावे के मुताबिक राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने वाले राहुल गांधी को हाल ही में ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी की टीआरपी कहा था। कांग्रेस के पास ले देकर नरेंद्र मोदी पर निजी हमला करने के अलावा कोई और विजन अब तक तो नहीं दिखा। कांग्रेस अभी भी गुजरात मॉडल के नैरेटिव से बाहर नहीं निकली है। सुनिए कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा का ये बयान। इसलिए ये लोग जो गुजरात मॉडल लेकर घूमते हैं ना, इन्हें एक दिन उनकी पोल खोलनी हमें आवश्यक है। हम लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और पड़ोस के राज्य में क्या हो रहा है वो देखिए। वहां के लोग इलाज कराने अब राजस्थान आ रहे हैं। यहीं कुछ मीटर दूर आप जाएंगे तो केंद्र सरकार की क्या प्राथमिकता थी वो आपको दिख जाएगा। हजारों करोड़ का एक आलीशान कोठी बन रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। पार्लियामेंट बन रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट आपने देखा। कमाल है भाई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत देश की नई संसद भी है, उसे मोदी की कोठी बताया जा रहा है। क्यों भाई? मोदी की कोठी कैसे? वो तो वहां रहने जाएंगे नहीं, वहां सारे सांसद बैठेंगे और बल्कि उसमें इतना मार्जिन भी है कि अगर संसद का साइज उसमें सांसद बढ़ाए जाएं तो भी उसमें पूरे आ सकते हैं। लेकिन नहीं, इसे मोदी की कोठी बताया जा रहा है। उधर आम आदमी पार्टी के जेल में बंद नेता मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को कम पढ़ा लिखा कहा है। इस चिट्ठी में सिसोदिया लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के कम पढ़ा लिखा होने के से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं। अरे भाई, कम से कम आप तो रहने ही दीजिए। घोटाले में घिर चुकी और एक्साइज पॉलिसी में दस्तावेजों में आपके दस्तखतों की खोज कर रही है ईडी और सीबीआई इस वक्त। बहरहाल राजनीति है, क्या कीजिएगा। मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक सासाराम और बिहार शरीफ के हिंसा प्रभावित इलाकों में जा तो नहीं सके, लेकिन लाल किले वाली इफ्तार के बाद आज नीतीश कुमार ने अपने घर पर इफ्तारी का आयोजन जरूर किया है। इसमें बीजेपी को न्योता था, लेकिन बीजेपी ने यह कहकर बॉयकॉट किया है कि एक तरफ बिहार जल रहा है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। ऐसा इफ्तार नहीं चाहिए। उधर बिहार में नीतीश का विरोध कर रहे एआईएमआईएम का मोदी सरकार के खिलाफ दर्द दूसरा ही है। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का चैप्टर समेत कुछ सिलेबस हटने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान भी सुन लीजिए। आप ये निकाल रहे हैं कि गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे। आरएसएस पे बैन लगा, आप उसको निकाल रहे हैं। दलित राइटर्स के आर्टिकल जो पढ़ाया जाता था उसको निकाल दिया। डेमोक्रेसी के बारे में आपने निकाल दिया। तो बीजेपी करना क्या चाहती है इस देश में? क्या हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि जिस कल क्या हम बताएंगे नहीं गोडसे ने क्यों मारा, वाई आई किल्ड गांधी, वो भी पढ़ाएंगे क्या आप? क्या आप गुजरात के 2002 के दंगों को निकाल दिए? तो फिर अब क्या सिखाना चाहती है बीजेपी?
कि 2002 के दंगे के बारे में सिखाएंगे कि हाँ इनको सबक सिखाने के लिए ये जवाब दिया गया था। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, मोदी का विजन फिर 300 पार, लेकिन क्या विपक्ष गठबंधन बनाने की कोशिशों में ही उलझा रहेगा? सवाल नंबर 2, राहुल के राष्ट्रीय नैरेटिव वाले कांग्रेस के दावे के साथ कितने विपक्षी दल जुड़ेंगे? सवाल नंबर 3, क्या मोदी के खिलाफ या तो निजी हमला या फिर तुष्टीकरण ही विपक्ष का विजन है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी, इशकरण भंडारी राजनीतिक विशेषज्ञ, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पवन राव अंबेडकर AIMIM के प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है उदित राज जी को, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उदित राज जी, वहां देखिए जमीन पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमित शाह जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में 80/80 लाने की खोज में लग चुके हैं, एकदम लीन हो चुके हैं। इधर फोन नंबर डायल हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूछ रहे हैं स्टालिन जी आ जाओ, नीतीश कुमार जी आ जाओ। एजेंडा क्या रहेगा पता नहीं, कौन कौन साथ आएगा पता नहीं, ये भी पता नहीं कि कौन कांग्रेस में रह जाएगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई नेता छोड़कर चला जाता है। कल अनिल एंटनी निकल गए थे, AK एंटनी जी के बेटे। आज सुबह पूर्व चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के किरण रेड्डी जी, वो निकल गए हैं। तो उदित राज जी, स्ट्रैटेजी क्या है, हराना कैसे है? देखिए नमिका जी, यह तो सच है कि मोदी जी, अमित शाह, पूरा RSS 5 साल लगातार चुनाव की तैयारी में ही लगे रहते हैं। देश गड्ढे में चला जाए, रोजगार न मिले, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ जाए, पब्लिक के जो ग्रीवांसेस हैं, भ्रष्टाचार है, इसके लिए कोई मिलने को तैयार नहीं। मिनिस्टर MPs को एक तरह से नॉन फंक्शनल बना दिया। ये तो मैं तारीफ करूंगा कि ये चुनाव के ही मुद्रा में रहते हैं। एक मनमोहन सिंह जी थे, कभी कभार दिखाई पड़ते थे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का अपना काम करते थे। प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे गृह मंत्री अब चुनाव प्रचार में चले गए। अमृतपाल सिंह पैदा हो गया, क्या गृह मंत्रालय की नजर उस पर नहीं होनी चाहिए थी? इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? IB और RA अगर काम के होते तो फिर से खालिस्तान की आवाज सिर न उठा पाती, लेकिन उठी। और इस तरह के तमाम समस्याएं हैं। चीन के द्वारा देशपांग में जो जगह कब्जा कर ली है और अरुणाचल में गांव बसा लिए गए हैं, इस पर इनका इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है? अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर कि खड़गे जी ने स्टालिन को, ममता जी को, सबको डायल किया। वो प्रयास है, करना भी चाहिए, हमारा प्रयास तो रहेगा ही। और लेकिन एक बात यह भी है नमिका जी कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि सारी विपक्ष की पार्टियां कमोबेश एक साथ आई है। पहले यह नहीं हुआ करता था। तो इस बार बदलाव तो होगा, बड़ा बदलाव होगा, कोई न कोई बदलाव तो होगा इस बार। और मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति जरूर अपना काम करेगी, इतना हम कह सकते हैं। और जहां तक बात है कि सारे एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, देखिए राजनीति एक प्रयास है, एक आशा है, एक उम्मीद है। अगर इन लोगों के विभिन्न पार्टियों के लिए उनके विचार अलग अलग न होते तो सब कांग्रेस के न होते। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, किसानों के लिए, देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, सबको हम लाने के लिए, कुर्बानी भी देने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, छोटा भाई भी बनने के लिए तैयार हैं और किसी तरीके से डेमोक्रेसी बचे। आज चिंता, नविका जी सच बता रहा हूं कि चिंता हमारी हार जीत कितनी नहीं है,
बात डेमोक्रेसी की है, जिस तरह से पावर सेंट्रलाइज हो गई है। ठीक है, चलिए आपने बहुत सी बातें कही उदित राज जी। आप कह रहे हैं प्रयास जारी है, सबके साथ लाने की कोशिशें जारी हैं, आपका अपना विजन कोई है नहीं, आपको डेमोक्रेसी बचानी है। 2 बार तो आप हार चुके, इस बार भी हारने के लिए तैयार हैं, डेमोक्रेसी लेकिन बचानी है। तो शलभमणि त्रिपाठी जी, आशा लगी आपको उदित राज जी की बातों में कि कोई आशा है, कोई एजेंडा है जो लोगों के सामने लेके जाएंगे? इनकी पूरी दिक्कत मोदी जी से है कि ये इतने क्यों नजर आते हैं, ये क्यों हमेशा चुनाव की मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अपना कोई विजन डॉक्यूमेंट मुझे तो कम से कम नहीं नजर आया। आप क्या जवाब देंगे? नाविका जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। उदित राज जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, उदित राज जी का जो जवाब देने का अंदाज है, कहते हैं कि हम छोटा भाई भी बनने को तैयार है। मतलब छोटा भाई भी कोई इनको बनाने को तैयार नहीं है। आप समझिए क्या हालत है। और ये कौन सी कांग्रेस है? ये वही कांग्रेस है जिसको अंग्रेजों ने स्थापित किया। और आज जब हम कई बार सोचते हैं कि क्या कारण है कि राहुल गांधी हम देश के भीतर बैठ के ऐसे तमाम सारे निर्णय लेते हैं जो देश के खिलाफ है, तो हमें ए और घूम किया जाती है जिसने कांग्रेस की स्थापना की। यही वो कारण है कि देश के लोग ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कभी कुछ किया नहीं, और जब भी निर्णय लिया देश के खिलाफ लिया, चाहे वो देश का बंटवारा रहा हो, चाहे वो सिखों के साथ नरसंहार रहा हो, चाहे वो तमाम सारे दंगे फसाद रहे हो, चाहे वो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश रही हो, और हाल में हमारे सैनिकों की, जाबाज सैनिकों की बुराई का मसला रहा हो, चाहे वो धारा 370 के मसले पर पाकिस्तान की आवाज में बोलने का मसला रहा हो। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ख्याल आता है कि राहुल गांधी देश के नेता है, कांग्रेस पार्टी भारत की पार्टी है, लेकिन 370 के मसले पर, चीन के मुद्दे पर वो क्यों इस तरह की भाषा बोलते हैं कि हमारे सैनिकों का अपमान होता है, हमारे देश की जो अखंडता है वो बाधित होती है। तो देश के लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को हमेशा लूटा है, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। और वो कारण सोनिया गांधी जी नहीं है, वो कारण राहुल गांधी जी नहीं है, वो उनकी मूल विचारधारा है। और इसीलिए आज स्थिति ये हो गई है, इनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई एजेंडा है, सिवाय मोदी जी को गाली देने के। आप मोदी जी को गाली देते रहिए, आप मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले करते रहिए। देश का गरीब, देश का आदिवासी, देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का सभी समाज, अगड़ा समाज, सब मोदी जी के साथ इसलिए खड़े हैं कि आज कोई भारत की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर अगर आगे बढ़ रहा है, दुश्मनों के सीने पर कंधा रख, दुश्मनों के सीने पर बूट रखकर कोई आगे चढ़ रहा है, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। और आपकी तड़पन हम समझ सकते हैं। चलिए शलभमणि त्रिपाठी जी, आपने तीखे शब्द इस्तेमाल किए और आपने कहा कि इन्होंने जो भी फैसला लिया वो देश के खिलाफ ही लिया। कम से कम इतना ब्लैक ऑन व्हाइट तो मत करिए, क्योंकि काफी निर्णय 70-75 सालों में कांग्रेस ने भी लिए हैं, देश को कुछ आगे भी लेके गए हैं। बिल्कुल ही खारिज मत कर दीजिए, हर किसी का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन नावेद सिद्दीकी जी, सबसे बड़ा सवाल अगर गठबंधन बढ़ता है तो ये सवाल होगा कि ये गठबंधन क्या ऐसा बनेगा कि मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा पूरे ऑपोजिशन का, यानी कि उत्तर प्रदेश में या तो समाजवादी पार्टी रहेगी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां बैठ जाएंगी। अगर बंगाल की बात होगी तो सिर्फ तृणमूल रहेगा, कांग्रेस और सीपीएम पीछे हट जाएंगे। या तो गठबंधन इस तरह का हो, नहीं तो फिर बातें ही हैं, बातों का क्या। देखिए, ऐसा है कि आपने जो सवाल किया बहुत खूबसूरत सवाल है, और आपने ही एक बहुत अच्छी बात शुरुआत में की नविता जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि सारे लोग, आपने सबका जिक्र किया, आपने बीजेपी का भी जिक्र किया, आपने कांग्रेस का किया, आपने जो गठबंधन बने जा रहा है उसका भी किया, आपने सबका जिक्र किया, और आपने कहा हर इंसान तश्तरी जो है वो चाह रहा है कि तश्तरी उसके हाथ में हो और उसका स्वाद बेहतरीन बोले। तो यानी कि ये कबूल आपने कहीं कर लिया है इस बात को अपने चैनल के माध्यम से कि इस वक्त जो तश्तरी है उसका स्वाद, असली स्वाद तश्तरी का जो है वो कौन ले रहा और तश्तरी में क्या चीज है। तो देखिए, रही बात लोकतंत्र बचाने की बात आपने कही कि लोग कहते हैं, जैसे अभी उदित जी कह रहे थे कि लोकतंत्र बचाना है। ठीक है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। महंगाई इस वक्त सबसे ज्यादा है, महंगाई को हमें रोकना है। बेरोजगारी, फिर वही पुराना, हम कहेंगे पुराना रिकॉर्ड है शलभ भाई का कि 2 करोड़ नौकरी, और न जाने कितनी डिबेटों में हम लोग इस बात पे कह चुके हैं कि 2 करोड़ नौकरी, क्योंकि साहब तो एक लाइन दे करके चले गए
और उस लाइन को हम लोग यहाँ बैठकर, हर खिड़की में एक इंसान अलग अलग पार्टी का बैठकर उसको वही दोहराता है कि 2 करोड़ नौकरी, और जनता देख रही है, लेकिन जनता अब मायूस हो चुकी है। उनको मालूम है कि 2 करोड़ नौकरी मिलनी नहीं। अगर मायूस हो चुकी है सिद्दीकी जी, तो जनता को आप क्या देने वाले हैं उसकी बात करें ना। जो उन्होंने मोदी जी ने उनको प्रॉमिस किया था, नहीं दिया आपके हिसाब से, तो आप बता दीजिए आप अलग क्या करेंगे। पर इस पर तो कोई चर्चा नहीं होती विपक्ष में। और आप तश्तरी की बात करें, इसमें गलत क्या है? तश्तरी में सत्ता होती है और जो भी चुनाव लड़ता है वो सत्ता पाने के लिए करता है, इसीलिए तो मेजॉरिटी चाहता है। अब इसमें आप चाह रहे हैं कि आप सत्ता की तश्तरी की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आप कोई भजन कीर्तन करने के लिए तो आए नहीं राजनीति में। लेकिन ईश्वरन भंडारी जी, सवाल मेरा वही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जहां से रोज बड़े बड़े नेता निकल कर जा रहे हैं, और वही कांग्रेस पार्टी जो पहले कहती थी एकला चलो रे, अब फोन कर रही है सबको, भाई हमारे साथ आ जाओ। कोई इनके साथ आना नहीं चाहता। ममता जी कहती हैं कि भाई राहुल गांधी तो टीआरपी बढ़ाते हैं सिर्फ मोदी की। तो कितना दम है इस पूरे ऑपोजिशन की एक अलायंस बनने में, नंबर 1। और दूसरी बात, अलायंस बन भी जाए तो जब तक फॉर्मूला मोदी वर्सेस वन ऑपोजिशन ना हो, तो क्या ये सक्सेसफुल होगी? और इनका विजन है क्या? जनता ये पूछ रही है, अच्छा चलो मोदी हटाते हैं, लेकिन आप तो बताओ आप क्या दोगे? वो किसी के पास कोई आइडिया आपको नजर आ रहा है? नाविका जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। पहली बात तो यह है, क्या विपक्ष जुड़ेगा? दूसरी बात, जुड़ेगा भी तो क्या उसका प्रभाव होगा? बीजेपी ने अच्छा काम किया या गंदा काम किया, ये दोनों पार्टीज के नेता बोल सकते हैं, फैसला जनता ही अंत में करती है। तो पहली बात तो, क्या विपक्ष जुड़ेगा? क्या जुड़ सकता है? दिल्ली में 2 बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ के। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस टॉप 2 पार्टीज हैं। ये कैसे आपस में सीट डिवाइड कर लेंगे? क्या ये सीट डिवाइड करने को रेडी होंगे तो गुजरात में भी क्या रेडी होंगे? तो पहला सवाल तो ये है कि जहां पे 2 पार्टियां शक्तिशाली हैं बीजेपी के खिलाफ, वो जुड़ सकती हैं, सीटें बांट सकती हैं। दूसरा सवाल, जहां पे कोई पार्टी शक्तिशाली ही नहीं, एक एग्जाम्पल अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी अगर जुड़ भी जाते हैं, कितने वोट ले आएंगे वेस्ट बंगाल में अखिलेश यादव जी, और कितने वोट ले आएंगी ममता बनर्जी जी यूपी में? तो पहला सवाल तो, जुड़ने के लिए कागजी बात अलग है, प्रैक्टिकल सीट बाय सीट जुड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा सवाल ये, जुड़ भी जाते हैं तो उसके बाद होगा क्या? यूपी में सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था 2 शक्तिशाली पार्टियों का, जो उससे पहले 17 से पहले मुख्यमंत्री रहे थे, मायावती जी और अखिलेश यादव जी। अंत में रिजल्ट क्या हुआ? बीजेपी 63-64 सीट्स पे पहुंच गई। आज मायावती जी काफी कम शक्ति हो गई हैं, तो वो जुड़ भी जाएंगी तो काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी के फेवर में बहुत ज्यादा हो रहा है, और यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दूसरा सवाल जो ये है, जुड़ने का फायदा, वो भी किसी को दिख नहीं रहा। तीसरा सवाल ये है, हाँ 9 साल बाद ऑब्वियस बात है बहुत सारे मुद्दे होंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट उठाए जा सकते हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में होंगे मुद्दे, पर क्या आप उन मुद्दों पे जनता को ये कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप उनसे बेहतर करेंगे, आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? यूपी जो माना जाता है लगभग मिड टर्म में सबसे बड़ा पोल है, उसके अंदर आपने नतीजा देख ही लिया। बीजेपी ऐतिहासिक तौर से दूसरी बारी सत्ता में आ गई है, जबकि पूरा मीडिया से लेके जमीन पे लेके सब इसको बड़ी फाइट मांग रहे थे। और 2 इसमें इवेंट्स हुए थे, कोविड जिसमें हर देश ने सफर किया, यूपी में भी भारत में भी सफरिंग हुई। दूसरा किसान आंदोलन, जिसपे एक वर्ग बीजेपी के खिलाफ आया था। तो 2 बड़े इवेंट्स के बाद, 14 से सत्ता में के बाद, 17 से प्रदेश में सत्ता के बाद नहीं जीत पा रहे, तो 24 में ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा कि आप कोई ऐसी आशा दिलवा पा रहे हैं लोगों को कि आप सत्ता में आ पाएंगे अगर आपका गठबंधन हो गया उसके बावजूद। तो सवाल ये उठता है पवन राव अंबेडकर जी, मुद्दा ये है कि सिर्फ मोदी को कहना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या ये काफी होगा 2024 का चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के लिए? और दूसरी बात कि अल्पसंख्यकों के बारे में इतनी उंगली उठाई जाती है। अब आपने रशीद कादरी साहब का बयान तो सुना होगा,
अब सारी स्कीमों में सबको सब कुछ मिल रहा हो, उसके बावजूद अगर विपक्ष चाहता है कि मोदी हार जाएं, तो कोई ठोस प्लान आपके पास होना पड़ेगा। क्या वो प्लान नजर आ रहा है विपक्ष के हाथ में? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस उरूज पर है, इस दौर में इतने शीर्षतम पर है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को वो रास्ते दिए जिसके आधार पर उन्होंने 2014 में सरकार बनाई। कांग्रेस ने रास्ते दिए और भारतीय जनता पार्टी ने उस रास्ते पर चल करके 2014 में सरकार बनाई। रास्ते कौन से थे? 3 बहुत महत्वपूर्ण रास्ते: काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई। ये 3 बड़े रास्ते थे जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में बात रखी और कांग्रेस को बेनकाब किया। और कांग्रेस को बेनकाब करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जनता पार्टी देश को गड्ढे में ले जा रही है। देश को गड्ढे में ले जाने का काम पहले आपने किया। आपने भारतीय जनता पार्टी को रास्ता दिखाया जिसके आधार पर वो आज सत्ता में है और इस देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। दूसरी बात आपने खालिस्तान की कही। खालिस्तान को 1980 में किसने बढ़ावा दिया? खालिस्तान को 1980 में बढ़ावा किसने दिया और 1984 में जो घटना हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप उसको भूल जाते हैं। आप बात करते हैं अंबेडकर जी, आप नाराज इसलिए हैं कि आपको कोई बुला नहीं रहा और आप बड़े मुद्दे तो उठा नहीं रहे। आप मुद्दे उठा रहे हैं कि मुगलों का चैप्टर क्यों हटा दिया, तो कुछ तो उलझन आपकी भी है ना? नहीं, देखिए नाविका जी, बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। कभी ममता जी नाराज होती है तो स्टालिन को आगे किया जाता है, स्टालिन नाराज होते हैं तो आम आदमी पार्टी को आगे किया जाता है। ये पूरी नूरा कुश्ती चल रही है 10-20 लोगों के बीच में। और एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन बात है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के ऊपर हमला करती थी। आज आम आदमी पार्टी देखिए किस तरह से दिल खोल करके बाहें फैलाए है और कांग्रेस का इंतजार कर रही। तो अब आप समझ सकते हैं कि उदित राज जी बताइए, अब तो किसी का भी कोई भी जो है आइडियोलॉजी रही नहीं। जो किसी को भ्रष्ट कहता था आज उसके साथ बैठा हुआ है। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिल चुके हैं, एक साथ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कहने के लिए कि भाई बंद करो सीबीआई ईडी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो उदित राज जी, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, नंबर 1? और नंबर 2, पवन राव अंबेडकर जी तो कह रहे हैं कोई फॉर्मूला नहीं है। कौन ऊपर बैठेगा, राहुल गांधी या ममता बनर्जी या केसीआर या स्टालिन? रोज आपके मोहरे बदलते रहते हैं और आपकी पार्टी में से लोग निकलते रहते हैं। एक बात बड़ा अच्छा हुआ आज कि MIM के बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। सीधा दिख गया कि बीजेपी के बी टीम है और जहां भी चुनाव होता उसके पहले जा करके बड़े बड़े कट्टर और धार्मिक भाषण देते हैं और हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन होता है और बीजेपी को रास्ता मिल जाता है। ये तो बात तो जानते सब थे, लेकिन प्रवक्ता ने खुद ही सिद्ध कर दिया कि आरोप कांग्रेस को ही लगा दिया, यानी बीजेपी का साथ। और एक बात है, बीच में मत भाई बोलिए, बीच में मत बोलिए भाई। अंबेडकर जी बीच में मत बोले, उदित राज जी बोल रहे हैं, आपको समय दूंगी। दूसरी बात है, सलब जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया था। अरे वाह भाई वाह, अंग्रेजों ने बनाया, इसके मतलब कि चाहते थे कि अंग्रेज इस देश में रहें। और गुरु गोलवलकर साहब ने कहा था कि अगर देश आजाद होता है और दलित, पिछड़े, आदिवासी को सत्ता में भागीदारी मिलती है, इससे अच्छा कि हम अंग्रेजों के ताजीवन गुलाम रहेंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो आज जो इन लोगों के आरएसएस के जो दिल में है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना है, पुराना व्यवस्था लाना है,
जो गुरु कर, इसीलिए आज यहां तक ये पहुंच गए कि कांग्रेस ने देश को आजाद ही क्यों कराया, ये हालत है इनकी। तो और एक बात और आपने कहा कि आपस में ये विपक्ष बटा हुआ है, तो क्या मोदी जी 2014 के पहले या वाजपेयी जी जब सरकार बनाए तो एक बार सरकार गिरी, क्या शिवसेना के साथ में वो पहले छोटा भाई के रूप में थे, शिवसेना के पीठ में छुरा भोग करके ये बड़ा भाई बन गए। उनके साथ क्या किया इन्होंने, अकाली के साथ में क्या किया, इन्होंने तो कई पार्टियों को धोखा दिया था जो इनसे निकल गए। और अंत में एक बात मैं कहता हूं कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। शिवसेना तो दो फाड़ हो गई, असली शिवसेना कौन सी है पता नहीं, आपकी कांग्रेस कौन सी है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज चले गए। और अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो कई लोग बैठे हुए हैं कि अब भी कांग्रेस तैयार नहीं दिख रही 2024 के लिए। कई लोग बैठे हैं वहां, बाहर का दरवाजा खोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि कब निकले, ताकि अपना जो 2024 का विजन है वो देख लें, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई विजन नहीं दिख रहा। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी, एजेंडा आपने सुन लिया, बार बार यही कहा जाता है कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। हालांकि इस लोकतंत्र में रोज प्राइम टाइम डिबेट में बैठकर दिल खोलकर मोदी जी को और उनकी सरकार को गालियां बोली जाती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र खत्म हो गया। इतनी आजादी तो कांग्रेस के अंदर बोलने की नहीं है जो ये चाहते हैं कि बाहर देश में हो, क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी ने अभी एक जोड़ो यात्रा की थी, तथाकथित जोड़ो यात्रा। उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 100%, यानी 2 दिनों में 2 बड़े नेता पार्टी छोड़कर निकल गए और उनकी जोड़ो जो यात्रा थी वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा में तब्दील हो चुकी है। हम करें क्या? अगर देश की जनता इनको नकार चुकी है, देश की जनता ये समझ चुकी है कि सत्ता किसी दल के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता किसी दल के लिए मेवा का माध्यम रही है, तो कांग्रेस पार्टी और उनके जो तमाम सारे इनके मित्र हैं, उनका चरित्र उजागर हो चुका है। अब ये चाहते हैं कि हम राहुल गांधी के को चुनाव अमेठी में जिता दें, ये चाहते हैं कि इनके जो तमाम नेता हैं उनके लिए हम कुछ सीटें छोड़ दें। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि देश के लोग चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो। क्योंकि वो दिन भी लोग याद करते हैं कि जब अटल जी की सरकार, आपने बेईमानी से, पूरी बेईमानी की थी आपने, और 1 वोट से आपने अटल जी की सरकार गिराई थी और पूरा सदन के अंदर आपने उनका मजाक उड़ाया था। और अटल जी जैसे मनीषी ने कहा था कि आज आप हम पर हंस रहे हैं, इंतजार करिए, थोड़े दिन बाद पूरा देश आप पर और आपके नेतृत्व पर हंसेगा। आज पूरा देश जब राहुल गांधी पर हंसता है तो अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है। और उदित राज जी, आप लाख झूठ बोल लीजिए गुरु गोरवलकर जी के बारे में, आप लाख झूठ बोल लीजिए आरएसएस के बारे में, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि माफ कीजिएगा कि प्रधानी का भी आप चुनाव कभी लड़े कि नहीं लड़े, पर आपको अगर सांसद बनाकर कोई भेज पाया तो आप कमल निशान लेकर ही संसद के भीतर घुस पाए। उसके बाद आप कांग्रेस में जब से गए हैं तब से आपकी तस्वीरें आती है, वो कई बार आंदोलन के दौरान पुलिस आपको टांग कर ले जाती है और क्या स्थिति होती है। हम सब आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो अगर लोकसभा का मुंह आप देख पाए तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित के बेटे उदित राज को लोकसभा का रास्ता दिखाया था। कांग्रेस में वो कुवत नहीं बची। क्यों? क्योंकि देश के लोग जानते हैं आज कांग्रेस ने क्या किया है। और आप कहते हैं डेमोक्रेसी की बात, इस देश में मिसेज इंदिरा गांधी का चुनाव नल एंड वाइड हुआ था, उसके बाद क्या डेमोक्रेसी में हुआ था? इस डेमोक्रेसी में आपने क्या किया था? इमरजेंसी लगाकर आपने किस तरह के हालात देश के भीतर पैदा किए थे? आपने अखबारों के दफ्तर जलवा दिए थे, अखबार निकल नहीं पाते थे, नेताओं को आपने जेल के भीतर भेज दिया। तो जिन्होंने देश के लोकतंत्र का कत्ल किया है, वो जब आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम नहीं, देश की जनता हंसती है। क्यों? क्योंकि आपके नेता अमेठी का चुनाव नहीं जीत पाते। जो अमेठी आपका गढ़ रहा है वहां से राहुल गांधी बुरी तरह चुनाव हार के आते हैं। आपको वायनाड जाके वहां पर धार्मिक बंटवारा करना पड़ता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से आपकी सीटें निकलती है। तब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को सीट तस्तरी में परोस कर दे दें, यही डेमोक्रेसी है? तो नहीं, जनता ने हमको ये काम नहीं दिया है। जनता ने आपके कुकर्मों को उखाड़ फेंकने के लिए हमको जनादेश दिया, हमको ताकत दी, हमको ऊर्जा दी, और हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस पार्टी के हर चरित्र को उजागर करते रहेंगे जो चरित्र आप कर रहा है और नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप शलभ मणि त्रिपाठी जी। कोई किसी को परोस कर कुछ नहीं देता। इस दुनिया में आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है, इसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। शिवांगी त्रिपाठी का देवरिया उत्तर प्रदेश से सवाल है। मेरा सवाल सभी विपक्षी दलों से है कि लोकसभा चुनाव में अब कम ही समय बचा है, लेकिन अभी तक आप लोग एकजुट नहीं हो पाए हैं।
क्या ऐसे ही 20-25 दलों की सरकार बनाएंगे और बीजेपी के 300 पार की चुनौती का सामना करेंगे? बताइए सिद्दीकी जी, जवाब। देखिए, जवाब ये है, मैं जवाब देता हूँ इसका। सवाल अच्छा है। नहीं नाविका जी, जवाब ले लीजिए। जवाब ये है कि आप सबको मिला करके, अभी जैसे लोकतंत्र बचाने की या संविधान को बचाने की इस तरह से देख रहे, कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता है आज की तारीख। आज की तारीख में अगर आप अपनी आवाज उठाएं या आप क्वेश्चन पूछ लें या आप सदन में क्वेश्चन पूछ लें या आप किस किस तरह से बातें हो रही हैं और क्या स्तर पहुंच गया है, आप ये देखिए। आप लोग ये देखिए कि लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आओ सब मतभेद भुलाकर बुलंद करें ये नारा, हम है केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। तो आज हिंदुस्तान से बढ़कर देखिए हमारे लिए न कुछ था चलिए, अगर आपके पास विजन डॉक्यूमेंट, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है तो कम से कम नारा तो है। इसी पर अगर चुनाव लड़ेंगे, देखते हैं चुनाव में क्या होता है। लेकिन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जटाशंकर जी का सवाल है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि आप कब तक नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? महंगाई और बेरोजगारी ने तो आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इस मुद्दे पर चुनाव लड़िए, तब तो पता चले कि 300 पार होगा या नहीं। जटाशंकर जी के सवाल का जवाब दीजिए शलभ मनी जी। धन्यवाद जटाशंकर जी, आपने नरेंद्र मोदी जी को लेकर सवाल पूछा है तो निश्चित तौर पे भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर गर्व है। गरीब परिवार से निकल के आने वाले एक शख्स ने इस देश में अपना राजनीतिक सफर तय किया है। और जहां तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कोविड के बाद से दुनिया के बहुत सारे ताकतवर मुल्क, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे वो ब्रिटेन रहा हो, और पड़ोस के मुल्कों की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या हालत हो रखी है। एक मुट्ठी आटे के लिए लोग तरस रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है कि कोविड से भी मुकाबला किया, इस देश को बचाकर निकले और आज अर्थव्यवस्था को भी इस स्तर पे संभाले हुए हैं कि पूरी दुनिया में 5वीं नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। तो ठीक है, आपका सवाल हो सकता है, लेकिन महंगाई के स्तर पे, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारत ने एक मानक स्थापित किया है। भारत के लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। ठीक है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है नरेंद्र मोदी जी से। कांग्रेस पार्टी कब्र खोदने की बात कहती है, कांग्रेस पार्टी उनको नीच कहती है, कांग्रेस पार्टी उनके बारे में अनाप शनाप बोलती है। कुछ उनके जो स्टेट के प्रेसिडेंट है कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी मरेंगे नहीं तब तक कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सब नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि भारत का सम्मान बढ़ाया उन्होंने, भारत की सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने स्थापित किया है और भारत को ताकतवर किया है। भारत तो अंबेडकर जी मुद्दा इस बात का है कि क्या नैरेटिव कहीं से आप इन्फ्लुएंस करते हैं? एक नैरेटिव मोदी के खिलाफ चलाओ, शायद इसी से चुनाव जीत जाए। क्या ये नैरेटिव की लड़ाई है या फिर एक मेहनत करने वाले, देश के आगे की सोचने वाले इंसान की विजन के बारे में और उसकी पूरी जो कार्यकर्ताओं की जो फौज है उनके कन्विक्शन के खिलाफ ये लड़ाई है? ये लड़ाई है क्या विपक्ष ये समझ पाया है? विपक्ष अपने आप में खुद इतना भ्रमित है कि आज तक कोई जो है कॉमन विजन नहीं बना पाया है कि हमको नरेंद्र मोदी साहब को किस तरह से पछाड़ना है। मैं उदित साहब के एक बयान का जो है जवाब देना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो है एक कॉमन मीटिंग बुलाई और उस कॉमन मीटिंग में 2 बीजेपी की बी टीमों को बुलाया, नीतीश कुमार साहब को और जो है उद्धव ठाकरे साहब को बुलाया। इनको भूल गए क्या? नीतीश कुमार साहब कितनी साल गोद में खेले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के साथ पले बढ़े, उन्हीं के साथ शासन सत्ता किया, और आप उस बीजेपी की बी टीम को आप अपने पास बुला रहे हैं। शिवसेना को भूल गए क्या? शिवसेना को आप इतना जो है नतमस्तक होकर के बुला रहे हैं, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है क्या? बीजेपी की बी टीम हम नहीं है, आप बीजेपी को बढ़ाने का काम किए हैं। दिल पर ले गए आप अंबेडकर जी, दिल पर ले गए आप। लेकिन उदित राज जी से बड़ा सही सवाल पूछा। उदित राज जी बताइए, बी टीम तो आपकी भी कई हैं, जो बीजेपी की बी टीम जिनके साथ आप आजकल बैटिंग करते हैं, खाली एआईएमआईएम को क्यों दोष दे रहे हैं? देखिए, वो बी टीम नहीं है, इसके पहले जेडीयू हमारे साथ में रही है और शिवसेना, लेकिन ये लगातार किसी तरीके से अभी तक 2014 से विपक्ष को क्षति नहीं पहुंचाई। चाहे शिवसेना रही है तो खुल के रही है, जेडीयू रही खुल के रही है। एमआईएम क्या है, इनके बी टीम छुप करके वार कर रहे हैं।
ये माहौल खराब करते हैं। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम करके निकल जाते हैं। ये इसलिए देखिए भाई, कह दीजिए आप उनको, कह दीजिए चुप रहे, इस तरह से नहीं होए। कौन किसको लाया है आपने? एक एक करके बोलिए अम्बेडकर जी, एक एक करके बोलिए। उदित राज जी बोल लें, फिर आप आइए, फिर आप बोलिएगा जी। आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को ये बैठे के क्या कर रहे हैं? हमने कभी बोला इनके बीच में? और दूसरी बात यह है कि अडानी ने देश को लूट लिया है, उसके वजह से महंगाई है। यही गैस का सिलेंडर 400 होता था, 1100 में हो गया है। नौकरी कहीं दिख नहीं रही है। क्या बुरा हाल है इस देश का। और 1% लोगों के पास 40% का धन है। सारा ये मोदी जी के भाई हैं। मेहुल चोकसी कौन है? मोदी जी के भाई है। ये सब इनके भाई लेकर के पैसा भाग गए। चलिए वापस एक ही एजेंडा मोदी के खिलाफ। कम पढ़ा लिखा है, अरे मोदी बैठा है, मोदी महंगाई कर रहा है, वही मोदी पर अटैक। ईश्वरन भंडारी जी, 1 पॉइंट एजेंडा। पहले तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलता था, अब 1 सूत्रीय कार्यक्रम है कि मोदी के खिलाफ बोलते चले जाओ। कोई डिग्री के बारे में बोलता है और कोई बोलता है इसने महंगाई करा दी। इनके बहुत से दोस्त हैं, दोस्तों को फायदा हो रहा है। ईश्वरन भंडारी, क्या फायदा लिया है मोदी जी ने? जी नाविका जी, पहले तो ये पूरी डिबेट थी कि विपक्ष क्या एकजुट होकर आएगा। तो एक आधे घंटे के प्रोग्राम में सबसे ज्यादा तो विपक्ष आपस में ही लड़ा। कांग्रेस और एआईएम के स्पोक्सपर्सन एक टीवी डिबेट पे आपस में एक मंच पे खड़े होके एक सुर में नहीं बोल सकते, तो सीटों का अरेंजमेंट क्या होगा ये आपके दर्शक देख ही रहे होंगे। दूसरी बात, मुझे बोलने दीजिए। अरे डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी को जिंदा रखिए। एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। आम आदमी है, वोट करते हैं बाकी पार्टियों के लिए, उन्हें भी बोलने दिया जाए। डेमोक्रेसी प्लीज। जी ईश्वरन जी, तो आम आदमी तक 140 करोड़ है, सबको बैठा सबसे ज्यादा लड़ाई तो विपक्ष के अंदर आपस, मुझे भी बोलने दीजिए। आपस में क्यों आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं? डेमोक्रेसी खतरे में पड़ रही है। डेमोक्रेसी को खतरे में मत डालिए आप प्लीज। जनता देख रही है आपको। जैसे इमरजेंसी में सबकी आवाज बंद की थी, वैसे बंद मत कीजिए आप। नाविका जी, यहां पे देखने वाली बात क्या है, क्योंकि सब दर्शक देख चुके हैं सबसे ज्यादा कौन लड़ा आपस में। भाजपा से लड़ना ही काम है पॉलिटिकल पार्टीज का, पर एकता के ऊपर जो सवाल था, डिबेट एकता के ऊपर थी, वो जनता ने अपने आप ही देख लिया होगा। दूसरी बात जो अहम बात है, आपके एक दर्शक ने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल था कि बीजेपी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ती है, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं लड़ती। तो एक सिंपल सी बात है, बीजेपी तो अपने फ्रंट फुट पे, अपने बेस्ट कार्ड पे लड़ेगी। अब मोदी जी उनका बेस्ट कार्ड है, उन पे लड़ेंगी, और जो वीकनेसेस हैं उसको जस्टिफाई करेगी। प्रॉब्लम ये है विपक्ष का बेस्ट कार्ड क्या है? अगर विपक्ष का बेस्ट कार्ड ये है कि मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाना, अगर विपक्ष का बेस्ट कार्ड है राफेल, चौकीदार चोर है या अडानी, तो वो जनता बार बार उसको खारिज कर रही है। और एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जब 14 पार्टीज वहां गई थी, जहां पे भी ये आर्गुमेंट था डेमोक्रेसी खतरे में है, जो इस डिबेट में आर्गुमेंट है, तो कोर्ट ने कहा ये पॉलिटिकल बैटल है। अगर आपकी पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक कर रही है तो कोर्ट नहीं करेगा, जनता के बीच में जाइए। वैसे वो मीडिया नहीं करेगी, जनता के बीच में जाइए। तो आपको जनता को विश्वास दिलाना है। यहां पे मीडिया को, कोर्ट को, किसी को भी आप बुरा भला कह के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और यही रिजल्ट जनता आपको हर साल बार बार दिखा रही है, हर 5 साल बाद 14-19 में दिखा चुकी है। बिल्कुल। और शलभ मणि त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शलभ मणि जी, अभी पवन अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये इनकी बी टीम है, शिवसेना और जेडीयू। मेरी आपत्ति है कि अब तो लगता है कि कांग्रेस बी टीम है, शिवसेना की, जेडीयू की। उदित राज साहब को मैं आपसे कुछ दिन पहले एक डिबेट में सुन रहा था, इन्होंने बहुत सारी बातें वीर सावरकर के लिए कही थी। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से नाविका जी की, वीर सावरकर जी के मुद्दे पर अभी क्या है? उदित राज जी के ख्याल बदल गए या उसी तरह के ख्याल इनके? उदित राज जी जवाब दीजिए। ख्याल बिल्कुल नहीं बदले हैं, बिल्कुल ख्याल वही हैं। और जो हमारे ख्याल से कुछ नहीं होता, आर्काइव में सारे लेटर्स है और सारे एविडेंस हैं, तथ्य हैं। हम बोले या न बोले, हम किताब हटा सकते हैं,
जुबान से बोलना बंद कर सकते हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही होता है। लेकिन आपके नेता को अगर ऑपोजिशन साथ में रखना है, शिवसेना उद्धव गुट साथ में रखना है, तो नहीं बोलना पड़ेगा। शरद पवार जी भी कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, करेंगे। अच्छा। क्यों नहीं करेंगे? सावरकर के मुद्दों पे, आइडियोलॉजी पे एडजस्ट होके निकल जाएगा और जनता जो है वो आपके एडजस्टमेंट को समझकर आपको वोट दे देगी। आपने जनता को क्या समझा हुआ है? यू टर्न नहीं लेंगे, वो एडजस्ट कर लेंगे। वो सच्चाई है जो राहुल जी ने कहा, जो हमने कहा, सच्चाई है। लेकिन देश के सामने जब बड़ा खतरा हो, डेमोक्रेसी को बचाना हो, अपने पार्टनर को, तो संजय राउत ने क्यों कहा कि मामला सेट हो गया? क्योंकि एडजस्ट हो गया है। मुझे बताइए शलभमणि त्रिपाठी जी, सावरकर का मामला क्या एडजस्ट का मामला है कि चुनाव हो जाएंगे फिर हम अपने अपने रास्ते, अभी तो सत्ता ले लो? क्या ये एडजस्टमेंट का मामला है? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ह्यूम के इशारे पर जो पार्टी बनी हो, वीर सावरकर के योगदान को नहीं समझ सकती। और राहुल गांधी, यही तो समस्या है। कई बार राहुल गांधी के स्टेटमेंट को देखकर लगता है कि भाई वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। जिस तरह वो हमारे महापुरुषों को अपमानित करते हैं, जिस तरह वो हमारी अखंडता को लेकर चुनौती देते हैं, और देश ने इसका जवाब दिया है। अभी आप देखिए किस तरह के हालात हो गए कांग्रेस पार्टी के, जो उनके तमाम सारे जो सहयोगी होते थे। और कौन सा फॉर्मूला बचा है? सपा बसपा एक होकर चुनाव लड़ ली, समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ ली। उसके बाद एक महामोर्चा बना था पिछले, मुझे याद आता है कि 2017 के पहले ये हमारे समाजवादी पार्टी के नावेद भाई बैठे हैं, बहुत बड़ा इन्होंने किया था कि महामोर्चा बनेगा। महामोर्चे की ऐसी हवा जनता ने निकाली, इनकी हालत खराब हो गई। एक इनोवा पार्टी में, समाजवादी पार्टी एक इनोवा पार्टी में तब्दील हो गई। कुल 5 या 4 मेंबर जीते थे, एक इनोवा में बैठ के लोकसभा के भीतर जाते। मायावती जी के तो हाथी ने अंडा दे दिया था। उसके बाद और बुरी हालत होती चली गई। आजमगढ़ इनका अभी बाई इलेक्शन हुआ, आजमगढ़ इनका गढ़ हुआ करता था, और रिक्शा चलाने वाले बेटे निरहुआ यादव ने इनको बुरी तरह चुनाव हराया। रामपुर आजम खान, जहां पे होता था कि आजम खान जो कहेंगे वही होगा, वहां से भारतीय जनता पार्टी पहली बार भाजपा का व्यक्ति चुनाव जीत कर आया। तो जनता इनको समझ चुकी है कि इन्होंने जाति के नाम पर बांटा, इन्होंने धर्म के नाम पर बांटा, और सत्ता इनके लिए सेवा नहीं, केवल मेवा का जरिया नहीं कि कैसे हम अपने परिवार को से बढ़ा लें, कैसे अपनी संपत्ति बढ़ा लें, कैसे रॉबर्ट वाड्रा जी की चिंता कर लें, कैसे प्रियंका जी का बढ़िया सा कोई कोठी बन जाए, कैसे राहुल जी की राजनीतिक विरासत उनकी सज जाए। तो ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों का जमाना उदित राज जी गया। आप भी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। मैं आपका इसलिए सम्मान करता हूं कि उदित राज जी का बैकग्राउंड कोई नहीं जानता, और उदित राज जी ठीक है भाजपा का कमल लेकर लोकसभा के भीतर गए, अब उसके बाद उनकी बुद्धि काम नहीं आई, घुस गए कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनकी जयकार करने लगे, अब आप सड़कों पर देखिए धक्के खाते हैं। तो देश की जनता ने तय कर दिया कि सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों की राजनीति अब खत्म। और सवाल जनता बहुत सारे पूछ रही है। नावेद सिद्दीकी जी, सवाल सुनिए। संदीप सिंह का बेतिया बिहार से सवाल है, विपक्ष के नेता ये बताएं कि अगर जनता आप पर भरोसा करके आपको जिता दे तो आपका नेता कौन होगा? राहुल से लेकर ममता और नीतीश से लेकर के चंद्रशेखर राव तक आपके सभी नेता तो प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं। नाम बताएं कि संयुक्त विपक्ष का नेता कौन है? बस्ती उत्तर प्रदेश से शुभेंदु का भी यही सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अभी इस स्थिति में है कि वो बीजेपी के 300 पार के आंकड़े को नंबर्स के जरिए चुनौती दे पाए? क्या आप दावे के साथ बता सकते हैं कि इस बार विपक्ष कितनी सीटें जीतेगा? तो कौन नेता होगा, कितनी सीटें आएंगी? ये दोनों सवाल नावेद सिद्दीकी जी पूछ रही है जनता जी। जनता का सवाल बहुत अच्छा है। मैं जवाब दे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कौन होगा। एक मिनट, अरे रुक जाइए। जनता ने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि आपका नेता, पहला सवाल है कि नेता कौन होगा। तो देखिए वो तो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, वो आपस की बात बाद में एडजस्ट हो जाएगा। एक मिनट नाविका जी, प्लीज लेट मी कंप्लीट। शलभमणि जी वाज स्पीकिंग, तब आप पूरा टाइम उनको दे रही थी और आप विपक्ष को नहीं दे रही है। जनता ये भी देख रही है और आपको बहुत अच्छे से समझ रही है। तो नाविका जी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये शलभमणि ने किस तरह से ऊपर, जिस तरह से इल्जाम लगा रहे थे कि इनोवा में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले शलभमणि जी ने अटल जी की एक बात कही थी, स्वर्गीय अटल जी, कि उन्होंने संसद में क्या कहा था कि हंसिए मैं किसी के ऊपर, क्योंकि कल आपके ऊपर कोई हंस सकता है। थोड़ी देर पहले ये बात कहने वाला इंसान और अब ये बात फिर दूसरे का मजाक अगर उड़ा रहा है, तो उसको अटल जी जो इनके सबसे बड़े लीडर, हर दल जिनका सम्मान करता था,
सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए चलब भाई, चलब भाई सुन लीजिए, चलब भाई सुन लीजिए। आपने काम देखा, आप मोदी जी यहाँ पर जब लखनऊ दौरे पे अभी आए थे तो वो काम देख करके हैरान हो गए। आपके समिट में जो लोग आए वो एक्सप्रेसवे से जब दिल्ली से लखनऊ आए, उन्होंने कहा कि शानदार रोड बनवाई। अखिलेश यादव जी ने इसका जवाब नहीं। मेट्रो देखा, शानदार मेट्रो, एक्सप्रेसवे देखी, स्टेडियम जिसमें आप मैच करा रहे हैं और आप अपने कार्यक्रम कराते हैं, वो मैच जब शुरू होता है जिस वक्त, तो आप देख लीजिए अभी आईपीएल में जितने स्टेडियम दिखा रहे हैं, आप बाहर से जैसे ही इकाना स्टेडियम आता है उसकी खूबसूरती देखिए और फिर बताइए कि क्या किया है। भाई साहब, इस तरह इल्जाम लगा देना नहीं। आप कितने मजदूर मर गए रास्ते में पैदल आते, शलभ भाई क्या कर दिया आपने? और जो उनको अस्पताल पहुंचाई है वो गाड़ी अखिलेश यादव की चलाई हुई थी, चलिए योगी जी की चलाई हुई नहीं। इतने अच्छे काम किए, लेकिन जनता ने फिर वोट क्यों नहीं दिया? इस पूरे सवाल का जवाब तो आप ही की कुंजी में होगा। समय कम है इसलिए लास्ट सवाल पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, बल्कि दिल्ली से गौरव सेंगर का सवाल है और सवाल एआईएमआईएम प्रवक्ता अंबेडकर जी से है कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष अभी तक कॉमन विजन नहीं बना पाया, लेकिन क्या आपके पास विजन है? केवल भड़काऊ बयान के जरिए एआईएमआईएम बीजेपी को हरवा पाएगी? ये सवाल अब आपसे भी है अंबेडकर जी। 30 सेकंड। नहीं, विजन बिल्कुल विजन बिल्कुल साफ है। बिना एआईएमआईएम के विपक्ष बिल्कुल हमेशा बिखरा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर नहीं कर सकता है। चलिए, जनता जानती तो आपको चाहिए इंपॉर्टेंस, जनता को चाहिए विजन। आप बनना चाहते हैं गोंद जो सारे विपक्ष को जोड़ेगी, लेकिन जनता पूछ रही है नेता कौन और कितनी सीटें, विजन क्या? उसका जवाब शायद अभी विपक्ष के पास नहीं है। कब होगा, कब नहीं होगा, समय निकलता जा रहा है, घड़ी टिक 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 चल रही है। और मेरा नजरिया इतना ही है कि सरकार एक दल की बने या गठबंधन से जोर से बने, लेकिन चुनाव में जनता हमेशा किसी नेता की छवि के आसरे ही अपना फैसला सुनाती है। मौजूदा दौर के विपक्ष की दिक्कत यही है कि उनके पास कोई कंसेंसस वाला चेहरा नहीं है। अब ऐसे में विपक्षी गठबंधन की चाहे जितनी कोशिशें होती रहें, वो नरेंद्र मोदी के मजबूत विकल्प के तौर पर दावेदारी अब तक तो पेश नहीं कर पा रही। आगे कर पाएगी कि नहीं? चलिए, नजरें हमारी टिकी हुई हैं और हम आपसे यानी पब्लिक के सामने सारे विकल्प पेश करते रहेंगे जैसे ही विपक्ष ढूंढ पाए। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद अदा करूंगी।